इस वीडियो में हम लोग सॉल्युबिलिटी का दूसरा पार्ट देखेंगे। हमने देखा था सॉलिड किसी लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड को स्टडी करते हैं। बहुत सारे गैसेस होते हैं जो कि किसी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जैसे O2, N2, ये सभी वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। हालांकि जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट तक वाटर में डिज़ोल्व होता है। ओके, और यही जो होता है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, दिस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इज द बेसिस ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ओके, हालांकि जब आप HCl गैस को लेते हो तो HCl गैस जो होता है हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ओके, ये जो सॉल्युबिलिटी होती है ये अफेक्ट होती है T एंड P से, यानी टेम्परेचर और प्रेशर से। इन जनरल अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है गैस की, बढ़ जाती है। ओके, अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से और NCERT के एक डायग्राम से। आप इस डायग्राम में देखो, आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो लोअर पार्ट में है और ऊपर पार्ट में गैसियस सिस्टम है। ठीक है, सॉल्यूशन लोअर पार्ट में है और ऊपर पार्ट में गैसियस सिस्टम है। ठीक है, आपको पता है कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन जब बनता है तो। ठीक, तो अब आप क्या करो, इस इक्विलिब्रियम को समझो। इक्विलिब्रियम कहता क्या है कि जो रेट होगा गैसियस पार्टिकल्स के इंटर करने का, यानी कि गैसियस पार्टिकल्स के जो इंटर करने का रेट है सिस्टम में, यहाँ से जो गैसियस पार्टिकल सिस्टम में जाएंगे, जैसे इंटर करेंगे, वैसे ही उसी रेट से वो क्या करेंगे, उसी रेट से वो सिस्टम को लीव करेंगे। तो इस इक्विलिब्रियम में क्या हम कहते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो गई है, कॉन्सेंट्रेशन जो हो गई है कांस्टेंट हो गई है। लेकिन अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दो तो क्या होगा। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो देखो पिस्टन जो है नीचे की तरफ मूव करेगा। पिस्टन जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये कौन सा वॉल्यूम है, गैसियस पार्टिकल्स का वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम। सो गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इनका जो रेट है सरफेस ऑफ सॉल्यूशन को स्ट्राइक करने का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि गैसेस पार्टिकल्स क्या होंगे, अब ज़्यादा फास्टली वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन को स्ट्राइक करेंगे सरफेस पे और ज़्यादा फास्टली वो सॉल्यूशन को इंटर करेंगे। तो ये वाली रेट जो होगी ये इंक्रीज कर जाएगी। अब जब ये रेट इंक्रीज कर जाएगी तो ये जो यहाँ पे इन दोनों के इक्वल होने की वजह से जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम था, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होगी उससे क्या होगा, तो होगा ये कि हमारे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो सिस्टम में इंटर करने की टेंडेंसी है गैस की वो बढ़ रही है। जब इंटर करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी गैस की क्या होगी, बढ़ेगी। और जब तक आप एक नया इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर जाते तब तक वो सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी गैस की। So what happens that until a new equilibrium is attained, resulting in increase in pressure of the gas above solution, हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इसी को आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज हो जाएगा गैस का।
इसी फेनोमेना को हम जो है हेनरीज लॉ से समझते हैं। हेनरी लॉ states that at constant temperature, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। जैसे कि आप एक सॉल्यूशन ले लो और आप उसमें किसी गैस को डिजॉल्व करने की कोशिश करो, तो अगर इस गैस का पार्शियल प्रेशर PA है तो इसके प्रेशर से ये डिसाइड होगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। अगर हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया तो ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर अगर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी कम होगी। ठीक है, तो इस सरफेस के ऊपर गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिसाइड करता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। इसे सबसे पहले हेनरी ने स्टडी किया था, इसलिए इसको हम लोग हेनरी लॉ कहते हैं। और डाल्टन ने ये पाया था कि जो ये सॉल्युबिलिटी होती है ये प्रेशर का फंक्शन होती है, डाल्टन ने ये पाया था। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक हेनरी लॉ का कॉमनली यूज्ड फॉर्म लिखते हैं, और ये यूज्ड फॉर्म क्या है, सो वी हैव अ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, और इस पार्शियल प्रेशर को आप P से दिखाओ। दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन में हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है। अगर आपके पास मान लो कि सॉल्वेंट A है और गैस B है, तो आप इसमें इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो वो मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट A आ रहा है और सॉल्यूट B आ रहा है। ठीक है, तो जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। इसकी स्टडी हेनरी लॉ और डाल्टन लॉ से होती है। तो हम लिखते हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू काई ऑफ गैस। और काई ऑफ गैस, चलो आप यहाँ अगर आप गैस B ले रहे हो तो आप इसको यहाँ पे B नोटेशन लगा दो, और आप जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा दो। उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ओके, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट, और ये हो गया XP। तो आपके पास ये जो होता है हेनरी लॉ का कॉमनली यूज्ड फॉर्म होता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं HCl का साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन में वी आर ट्राइंग टू डिजॉल्व HCl गैस, और टेम्परेचर है 293 केल्विन। ठीक है, तो आप क्या करो, आप एक प्लॉट खींचने की कोशिश करो। यहाँ पे हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, ठीक है, वाटर साइक्लोहेक्सेन में, और यहाँ पे लेते हैं इसका पार्शियल प्रेशर। ये आप टॉर में ले लो यहाँ पे। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो सॉल्युबिलिटी ऐसे बढ़ती जाएगी। हमने एक पॉइंट लिया इस प्रेशर पे, सॉल्युबिलिटी ये हो गई, इस प्रेशर पे मोल फ्रैक्शन ये हो गया, इस प्रेशर पे ये, इस प्रेशर पे, इस प्रेशर पे, इस प्रेशर पे ये। इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ना। आप इस फिगर में देखो, और यहाँ से क्या आप आ सकता है, यहाँ से आप देख रहे हो कि P जो है प्रोपोर्शनल है, P प्रोपोर्शनल है XB के, और जब आप इसको हटाओगे तो क्या होगा, P इज इक्वल टू KH XP होगा। और वो कैसे निकलेगा, उस ग्राफ के स्लोप से निकलेगा। इस ग्राफ पे आप, इस प्लॉट पे आप कोई 2 पॉइंट ले लो, और 2 पॉइंट से आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है इस एंगल का tan थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका जो tan थीटा होगा वो इसका स्लोप होता है, विच इज़ दिस इज डेल्टा P और दिस इज डेल्टा X। तो इसका रेशियो जो होता है डेल्टा P बाई डेल्टा X, इसका स्लोप निकल जाता है, और ये स्लोप जो होता है क्या होता है, KH। तो इस ग्राफ का जो स्लोप आता है वो क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट KH। ओके, तो स्लोप इज इक्वल टू KH। आप ये डायग्राम देखो NCERT का, ये ग्राफ NCERT का है। अगर आप गैसेस को बदल दो तो क्या होगा, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट अ गिवन T, एट अ गिवन टेम्परेचर।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो केएच की वैल्यू है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करती है, और सॉल्युबिलिटी भी जो होती है गैस की वो नेचर पे डिपेंड करती है गैस के। जो गैसेस ज़्यादा लिक्विफेबल होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वाटर में। यानी कि आप कह सकते हो कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ओके, जैसे एग्जांपल ले लो आप CO2 का, एग्जांपल ले लो आप NH3 का। इन सब की वैल्यूज़ जो होती है क्रिटिकल टेम्परेचर TC की वो ज़्यादा होती है, और इसलिए ये सब जो होते हैं ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। अगर आप इनको कंपेयर करो H2 और हीलियम से, तो इनके वैल्यू TC की कम होती है, इनकी ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं इन दोनों के कंपेरिजन में इन वाटर। अब आप इस इक्वेशन से देखो कि अगर आप XV को बढ़ाओगे तो KH घटेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ेगी तो KH की वैल्यू क्या होगी? सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ेगी तो KH घटेगी, और KH अगर घटेगी तो ये बढ़ेगी, है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आप एक ग्राफ ले लो। इस ग्राफ में आप यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ले लो, पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे आप ले लो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। आप दो कर्व ड्रॉ करो, एक कर्व ये और एक कर्व ये। किसका स्लोप ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है कि ये 1 का स्लोप ज़्यादा है 2 से। स्लोप जो है 1 का ज़्यादा है स्लोप ऑफ 2 से, यानी KH1 इज़ ग्रेटर देन KH2। ये तो क्लियर है। अब आप क्या करो, किसी एक पार्शियल प्रेशर पे आ जाओ। हमने पार्शियल प्रेशर को यहाँ पे क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। उस प्रेशर पे जब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1 के लिए, और ये 2 के लिए कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है। ये 1 के लिए है और ये 2 के लिए है। तो बताओ किसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है? देखो 2 के केस में मोल फ्रैक्शन क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। यानी कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है? जिसकी KH वैल्यू कम है। KH वैल्यू किसकी कम है? 2 की। देखो इसका स्लोप कम है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि अगर आप KH को घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, ओके। अब आप इस टेबल में देखो, इस टेबल में आप देख सकते हो किस गैस की KH की वैल्यू कितनी है। N2 और O2 के लिए अब आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे KH की वैल्यू बढ़ रही है। यानी कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो तो KH की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और अभी हमने देखा था कि KH की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या होता है? वो डिक्रीज करता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। सॉल्युबिलिटी को आप दिखा रहे थे यहाँ से मोल फ्रैक्शन में, ओके। और इसलिए हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर का इंक्रीज़ होता है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। तो एक्वेटिक लाइफ हमारा जो होता है, एक्वेटिक लाइफ इज़ मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। ऐसा क्यों? तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो घट जाएगा वाटर में, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या होती है? गैस की घट जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो जब डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन घट जाएंगे तो जो एक्वेटिक लाइफ होगा उनको सस्टेन करने में मुश्किल होगी, क्योंकि वो तो उसी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन पे सस्टेन करते हैं। ठीक है, तो वार्म वाटर में एक्वेटिक लाइफ इंडेंजर्ड हो जाती हैं और कोल्ड वाटर में वो ज़्यादा सस्टेन करती हैं। ठीक है, हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। ये NCERT का पार्ट है, ये फ़ोटो। और आप इसमें देखो कि हेनरी लॉ जो है वो यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस होते हैं इसके, बायोलॉजिकल फिनोमेना में भी इसका एप्लीकेशंस होता है। कुछ उनमें से दिया गया है, जैसे कि अगर आपको CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है सॉफ्ट ड्रिंक्स में तो हम क्या करते हैं? बोतल को हाई प्रेशर पे सील करते हैं। तो इससे क्या होता है? CO2 ज़्यादा डिज़ोल्व होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में। सेकेंड पॉइंट देखो आप, स्कूबा ड्राइवर्स मस्ट कोप विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेज वाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर। जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं वो अंडर वाटर होते हैं, वहाँ प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उनको
ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस मिलती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि उनके ब्लड में गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और जब ये बढ़ जाएगी तो जब वो सरफेस के तरफ आते हैं तो ये प्रेशर ग्रेजुअली क्या होता है, ये डिक्रीज़ करता है। इसके वजह से जो डिजॉल्व गैसेज हैं वो बबल्स फॉर्म कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का बबल्स फॉर्म हो सकता है ब्लड में, जिससे ब्लड कैपिलरीज़ क्या होंगी, ब्लॉक्ड हो जाएंगी। अगर ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक्ड हो जाएंगी तो इससे एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट होती है, उसको कहते हैं बेंड्स, जिससे आपको बहुत ही दर्द होता है और ये बहुत ही डेंजरस होता है लाइफ के लिए। तो इस कंडीशन को हम आप कैसे रोक सकते हैं हेनरी लॉ का यूज़ करके, तो वो आपको मिलेगा देखने को। बट पहले आप इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। इस बेंड को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन का जो टैंक लेके जाते हैं स्कूबा ड्राइवर्स के साथ, नाइट्रोजन का जो टैंक होता है उसमें हम हीलियम को और ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो टैंक होता है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के लिए वो होता है हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर। तो हीलियम क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है ब्लड में, जिससे क्या होगा, जो टॉक्सिक इफेक्ट्स नाइट्रोजन के होते हैं वो अवॉइड हम कर सकते हैं। नाइट्रोजन के बबल्स कम बनेंगे और बेंड को आप अवॉइड कर सकते हो। उसी तरीके से आप थर्ड पॉइंट में देखो, जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, वो कम होता है, ठीक है। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो घटता है हाइट के साथ। इससे क्या होगा कि जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का जो कंटेंट होगा, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा। इससे जो पीपल हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं और जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके टिश्यूज़ में जो होता है ब्लड काफ़ी कम होता है। और ये स्लो ब्लड ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, जो क्लाइंबर्स होते हैं वो वीक होते जाते हैं और उनमें थिंकिंग कैपेबिलिटी भी जो होती है वो क्लियर नहीं हो पाती है। इस सिम्टम्स को हम लोग कहते हैं एनॉक्सिया। दिस इज़ कॉल्ड एनॉक्सिया। तो ये किसके साथ होता है, ये क्लाइंबर्स के साथ होता है और वैसे लोगों के साथ होता है जो हाई एल्टीट्यूड्स पे रह रहे हैं, है ना। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिटेल में थोड़ा सा। तो क्या होता है कि हमारे पास एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पे अगर आप गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करो तो सॉल्यूशन बनता है। आपने पहले भी पढ़ा है, सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो वहाँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब सॉल्यूशन जब बन रहा है तो गैस क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ जा रहा है, गैस लिक्विफाई हो जा रहा है। यानी कि ये सिमिलर टू क्या है, दिस इज सिमिलर टू कंडेंसेशन। आप ऐसे कह सकते हो कि गैस पहले क्या था, गैस पहले गैसेस स्टेट में था, अब वो इसमें सॉल्यूशन में क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया है। तो यहाँ पे वही कंडेंसेशन हुआ, ठीक है। So dissolution of gas is similar to condensation, you can think like that। और कंडेंसेशन के लिए क्या होता है कि जो डेल्टा एच होता है उस प्रोसेस का वो हमेशा लेस देन 0 होता है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब आपको टेम्परेचर का इफेक्ट समझना है ऐसे प्रोसेस पे। तो मैंने क्या बताया था, अगर डेल्टा एच अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो आप एनर्जी को टेम्परेचर के फॉर्म में लिखो, वो एनर्जी क्या हो रही है, इधर की तरफ रिलीज़ कर रही है, तो आप यहाँ पर टेम्परेचर लिख दो, ठीक है। ये एक छोटा सा ट्रिक है जो आप टेम्परेचर के डिपेंडेंस को इससे आसानी से समझ सकते हो। यानी कि हीट रिलीज हुआ है, यानी उसके बदले में टेम्परेचर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे व्हेन टी इज इंक्रीज्ड, तो ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये खुद को घटाने की कोशिश करेगा। तो ये कैसे घटेगा, जब ये प्रोसेस को इधर की तरफ फेवरेबल करेगा। तो यानी कि सॉल्यूशन जो है अब अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, गैस और लिक्विड में। इसका मतलब जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, गैस की घट गई, सॉल्युबिलिटी घट गई और वापस से गैस क्या हो गया, सॉल्यूशन को लीव करके वो वेपर फॉर्म में, वो सॉल्यूशन को लीव करके सॉल्यूशन के ऊपर चला जाता है गैसेस फॉर्म में, है ना। तो टेम्परेचर का डिपेंडेंस आप समझ सकते हो, व्हेन टी इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज।